हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और आज आपके लिए फिर से लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स का अगला वीडियो। और इसमें भी समाचार पत्रों से, न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए हुए महत्वपूर्ण लगने वाले, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हो सकते हैं और जन सामान्य के लिए भी, जो उनके लिए एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उन सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का जो है पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है? एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूरा सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि एक आम इंसान की ज़िंदगी से भी संबंधित है। तो दिल्ली एनसीआर की भयावह स्थिति है और इस रिपोर्ट के, इस इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, भारत की भी स्थिति कुछ ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली की स्थिति ख़राब है। तो वो देखेंगे पूरा इस टॉपिक के अंदर। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है। तो शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च से ये निकल के आता है और शिकागो यूनिवर्सिटी ये रिपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो WHO के थ्रू आया था मार्च में, ये उससे अलग है। ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट आई है वो वाकई डराने वाली है भारत का और ख़ास करके दिल्ली के लोगों को। कैसे, तो वो देख लेते हैं। तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों में, यानी कि जहां की वायु क्वालिटी लाइफ के लिहाज से बिल्कुल बदतर होती चली गई है, तो वो कौन कौन से देश हैं? तो एशिया के देश सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें नंबर 1 पे है बांग्लादेश। और हमने भी इसमें पीछे नहीं रहे, हमने भी दूसरा स्थान मजबूत कर लिया और दूसरे नंबर पर रहा भारत, तीसरे पे नेपाल, चौथे पे पाकिस्तान और पांचवें पे मंगोलिया। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 4 में तो भारत और उसके पड़ोसी ही रहे और मंगोलिया 5वें स्थान पर रहा। तो ये रैंकिंग आप याद रखिएगा। एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से अलग है। आगे फिर देखते हैं तो भारत एवं भारत के राज्यों की स्थिति क्या रही है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है और दिल्ली विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर या राज्य कह सकते हैं, क्योंकि राज्य होने के बावजूद भी एक शहर ही है ये। तो ये रहा है दिल्ली दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित, विश्व का पहला प्रदूषित, और भारत दूसरा देश ऐसा रहा है जो सर्वाधिक प्रदूषित है। पहले पे बांग्लादेश है। यहाँ एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें सर्वाधिक प्रदूषित शहर जो है वो लाहौर है, पाकिस्तान का। यहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 के मुताबिक दिल्ली हो जाएगा सबसे प्रदूषित शहर। अब भारत के सबसे खराब एयर क्वालिटी लाइफ वाले राज्यों का क्रम भी देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी आप देखेंगे कि जनसामान्य के जीवन के, जनसामान्य के लिए ये टॉपिक कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, वो भी उसका भी खुलासा होगा। तो अभी तो एग्जाम के लिहाज से आप देख लें, अपने एक अवेयरनेस के हिसाब से देख लें। तो पहले पे इस पे आ जाएगा दिल्ली एनसीआर, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे बिहार, चौथे पे हरियाणा और पांचवें पे पश्चिम बंगाल। तो अब ये देख लेते हैं। अब देखते हैं इसका दिल्ली पे के लोगों के उम्र पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये है कौन सा इंडेक्स? ये है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है। सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है जो शिकागो यूनिवर्सिटी जारी करती है। तो इसमें वायु प्रदूषण का असर जो है लोगों की उम्र पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आपकी उम्र घट जाती है अगर आपको दूषित वायु मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, ताज़ी हवा खाओ। तो ऐसा नहीं है कि वो ताज़ी हवा कहीं से बन के आती है, बल्कि प्रदूषण छट जाता है। रात में अक्सर लोग सो जाते हैं, परिवहन और कारखाने, इन सबों का जो धुआं होता है ये सब बैठ जाता है धरातल पे, और जो छोटे कण होते हैं उनका भी मौसम ठंडा होने की वजह से वो भी अपने आप ही हट जाते हैं वातावरण से और हवा हल्की हो जाती है, जो आपकी सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो वायु जो है, एयर है, वो आपकी उम्र पे सीधा प्रभाव डालती है। तो अब जब प्रदूषित वायु आप ग्रहण करने लगेंगे तो क्या होगा कि जो कहा जाता है कि सुबह उठो, अच्छी हवा लो, तरोताज़ा रहो, स्वस्थ रहो। तो अब चाहे आप सुबह उठें चाहे शाम को उठें, जब आप प्रदूषित हवा ही लेते रहेंगे तो उस हवा का आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा और उसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? आपकी उम्र पे पड़ेगा। तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की उम्र जो है इस प्रदूषित हवा की वजह से 11 वर्ष 9 महीने घट रही है। 11 वर्ष 9 महीने, वाकई भयावह स्थिति है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर ये आंकड़ा देखेंगे तो भारत की जो टोटल वायु, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के अगर बात करेंगे तो वहाँ पर जो आयु का उम्र घट रही है, वो कितनी घट रही है? 5 वर्ष
9 महीने, 5 साल 9 महीने लोगों की उम्र घट जा रही है। और दिल्ली में वो आंकड़ा कहाँ दुगना हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दुगने से ज़्यादा हो जा रहा है। 11 वर्ष 11 साल 9 महीने आपकी उम्र घट जा रही है अगर आप दिल्ली की हवा खा रहे हैं तो। अब इसको उदाहरण से समझ रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल से, कि मान लेते हैं कि मैंने लिख भी दिया है, बोल भी दे रहा हूँ कि किसी की आयु अगर मान लेते हैं ऑन एवरेज 70 साल है, तो भारत में अगर वो रह रहा है तो भारत में आने के बाद उसकी 70 साल की आयु घटकर कितनी हो जाएगी, उसमें 5 साल 9 महीने घटा देंगे तो उसकी उम्र कितनी बचेगी, 64 साल 7 महीने ही बचेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिसकी सामान्य आयु 70 वर्ष है वो दिल्ली की हवा में आकर रहने लगेगा तो उसकी आयु जो है 58 वर्ष 58 साल 1 महीना ही बचेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थिति बहुत ही भयानक है और इस पे कदम उठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सरकारें ही काम करें, सरकारों से पहले आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, कुछ पहल आपको भी करना होगा। और इतिहास गवाह है कि जिस तरीके की प्रजा होती है राजा भी उनको वैसा ही मिलता है, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी सीमाएं हैं। अब अगर आप युवा हैं तो आप खुद के बारे में सोचिए कि चाय की और दुकानों पर बैठ के और जो सिगरेट के छल्ले बनाते हैं, आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि आप वायु प्रदूषण फैलाने में आपका कितना योगदान है। और इस वीडियो के बारे में या इस रिपोर्ट के बारे में उस सिगरेट के धुएं में आप जो है डिस्कस कर रहे होंगे कि वायु बहुत खराब हो गई है। तो आप खुद सोचें कि आपका कितना योगदान है। तो अगर वायु को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो अपनी उन सभी बुरी आदतों से परहेज करना शुरू करेंगे तो सरकार को भी ये एहसास होगा कि हाँ, हमें भी कदम उठाना चाहिए। चूंकि उठा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ठप बैठे हैं, क्योंकि पिछला जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था तो WHO की गाइडलाइंस के तहत सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकारें हों, केंद्र सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकारें हों, वो कर रही हैं। लेकिन उसमें तेजी तभी आ सकती है जब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करने लगेगा तो उसका असर हमें जल्दी देखने को मिलेगा। हमारी वायु जो है जल्दी स्वच्छ हो जाएगी। तो रिपोर्ट की और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में मापे जाने पर पार्टिकुलेट प्रदूषण भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये पार्टिकुलेट प्रदूषण क्या है इसके बारे में अभी देख लेंगे। तो पार्टिकुलेट प्रदूषण सूक्ष्म कण से, जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं उनसे होने वाले प्रदूषण को पार्टिकुलेट प्रदूषण कहते हैं। तो ये जो धुएं और डस्ट वगैरह जो निर्माण कार्यों से निकलते हैं तो ये पार्टिकुलेट प्रदूषण में आ जाते हैं, जिनकी वजह से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और इसकी वजह से, पार्टिकुलेट प्रदूषण की वजह से भारतीयों का औसत जीवन 5 वर्ष 3 महीने कम हो जा रहा है। तो 5 वर्ष 3 महीने कम होने की वजह से ये आप पूरे भारत के लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की वायु बड़ी अच्छी है और उसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जा रहा है, क्योंकि पूरे भारत के राज्यों का आंकड़ा है, पूरे भारत की बात की जा रही है। तो वहाँ पर तो आपकी आयु अगर 70 साल है तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 64 वर्ष 7, अगर ऑन एवरेज 70 साल आयु किसी की मान ली जाए तो 64 साल 7 वर्ष 7 महीने ही आप कोई जीवित रह सकता है। आप नहीं, आपको मेरी भी उम्र लगे तो जिसकी वृद्धि हुई है, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा, आगे देख लेते हैं, पार्टिकुलेट हो गया। और इसके बाद रिपोर्ट में एक पॉइंट और दिया गया कि 1998 से 2021 तक पार्टिकुलेट प्रदूषण में 67.7% की औसत वृद्धि हुई है, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा में 2 वर्ष 3 महीने की कमी हो जाती है। तो ये जितना बढ़ेगा उतनी ही औसत आयु कम होती जाएगी। ये मोटा माटी बात आप यहाँ से समझ लें। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यदि भारत WHO के दिशा निर्देशों के अनुरूप पार्टिकुलेट प्रदूषण कम कर लेता है तो दिल्ली NCR के निवासियों की आयु जीवन और उनकी जीवन प्रत्याशा 11 वर्ष 9 महीने बढ़ भी सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर सरकार के द्वारा चलाए गए पहल और आपके खुद के जागरूकता की वजह से
आपने इसमें जोर लगा दिया तो आपकी उम्र कम नहीं होगी, बल्कि आप बाकियों से ज़्यादा, भारत के अन्य क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा आपकी आयु हो सकती है अगर आप दिल्ली क्षेत्र में रह रहे हैं तो इस पे ध्यान देने वाली बात है। और वाकई ये बड़ी चिंता, बहुत ही चिंता का विषय है और बड़े ही भयावह रिपोर्ट आई है ये। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं देखने को मिल रही, लेकिन आज मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले ही रखा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि आते हैं और व्यूज़ पे मतलब देखता हूँ मैं कि आते हैं, थोड़ी देर देखेंगे फिर चले जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर इसको किसी परीक्षा से संबंधित किया गया है तो आपके काम की चीज़ नहीं है। ये करंट न्यूज़ है और इतना तो अवेयर आपको होना ही चाहिए अपने बारे में। अगर कोई भी करंट न्यूज़ है तो जाहिर सी बात है कि वो समाचार पत्रों से और बाकी और सोर्सेस से इकट्ठा करके आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप उसको देखें ज़रूर। क्योंकि होता है बहुत सी चीज़ों में कि एक साथ समाचार पत्रों में बहुत सी खबरें आ जाती हैं, और अगर आप किसी परीक्षा से संबंधित नहीं है, मैं जन सामान्य की बात कर रहा हूँ कि परीक्षा से संबंधित नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र के कोई भी छोटी मोटी घटनाओं को देख के और राजी होकर के पन्ना पलट के पेपर रख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाली, चाहे वो देश की या विदेश की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या फिर पर्यावरण से संबंधित जो न्यूज़ है वो आपको किस हद तक प्रभावित करेगी, उसके बारे में तो आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए सिर्फ परीक्षार्थियों से ही नहीं, बाकी अन्य लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करें, और इसमें हो सकता है कि आपकी जागरूकता ही बढ़ेगी। यहाँ समय देने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है सिवाय फ़ायदे के। अगला देखते हैं हमने कौन सा टॉपिक रखा है। तो इमर्सन मंगागवा एक नाम है, इनके इमेज लगाना मैं भूल गया। तो इमर्सन मंगागवा जो है ये कौन है? तो 26 अगस्त 2023 को मंगागवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद के दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए, अब इसके बाद ये नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, तो दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए चुने गए। और जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? तो हरारे। तो यहाँ आंतरिक विवाद काफ़ी रहा इस चुनाव को लेकर के कि समय से पहले अभी तो वोटिंग हो ही रही थी और तुरंत ही वोटिंग के बीच में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के निगरानी में ये हो रहा था। तो ये IR का विषय है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे इस मुद्दे को। तो ये नाम आप याद रखिए कि अगर वन लाइनर प्रश्न बन जाता है आपकी परीक्षा में कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति निम्न में से कौन चुने गए अगस्त माह में, तो उनका नाम है इमर्सन मंगागवा। जो मैं आपको प्रश्न बोला करूं, ये परीक्षार्थियों से अपील है कि जो प्रश्न बोला करूं आप उसको वैसे एज इट इज़ लिख लिया करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आप लिख लोगे तो इससे ये रहेगा कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे पहले मेरे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उस क्वेश्चंस को लिख लिया करें जो भी मैं बोलता हूँ, और आपको वो याद भी रहेगा लिखने से, और हो सकता है कि एज इट इज़ आपको परीक्षा हॉल में वो प्रश्न मिल जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो युद्धपोत महेंद्रगिरी। इस अगस्त माह में हमने 2 युद्धपोतों के बारे में जाना है। एक है युद्धपोत महेंद्रगिरी जो आज देखेंगे, और इससे पहले का कौन है, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे, लेकिन नहीं भी बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो युद्धपोत महेंद्रगिरी, इसका अभी नाम जो है आप याद रखिएगा, यार्ड 12654, ये नंबरिंग है, क्योंकि अभी ये नौसेना को हस्तांतरित नहीं किया गया है, लेकिन जिस दिन ये नौसेना को सौंप दिया जाएगा ये INS, तब इसका नाम हो जाएगा INS महेंद्रगिरी। अभी ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम अभी है यार्ड 12654। तो अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका भी जलावतरण होने वाला है। और जो पिछला मैं कह रहा था वो है 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति महोदया ने अपनी, और वो उसका नाम था विंध्यगिरी। तो इसके बारे में देख लेते हैं, अभी उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम। तो ये प्रोजेक्ट 17A का मायने यहाँ पे होगा 17 अल्फा के तहत बनाए जा रहे युद्धपोतों की श्रृंखला में नीलगिरी श्रेणी के अंतिम एवं 7वें जंगी युद्धपोत महेंद्रगिरी का 1 सितंबर 2023 को मझगांवा डकयार्ड लिमिटेड MDL में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका जलावतरण किया जाएगा के बाद जो है जलावतरण लिख लेंगे यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक है जो कि मुझे लगता है कि मेरे हर वीडियो में होता है। तो यहाँ पर जलावतरण किया जाएगा, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है।
और इन प्रोजेक्ट 17A के तहत ये 7वां युद्ध बेड़ा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी अन्य बेड़ों के क्या नाम है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उन वीडियोस पे जाइए और वहाँ देखिए, आपको मिल जाएगा, उन 7 बेड़ों का नाम मिल जाएगा और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी के बारे में हम बात कर लेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है, आप नहीं अवेयर हैं कि प्रोजेक्ट 17A क्या है, अल्फ़ा क्या है और कौन कौन से जहाज़ हैं जो अभी तक बनाए जा चुके, इससे पहले 6 जहाज़ों के नाम, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगे कि हाँ यहाँ पर करंट बढ़िया मिल रहा है आपको, तब आप सब्सक्राइब करिएगा, उसके अलावा मत करिएगा। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सही लगेगा तो करिएगा। तो ये 17A के तहत 7वां हो गया। 1 सितंबर को, आने वाले 1 सितंबर को इसका जलावतरण करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा। प्रश्न बनेगा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि 80% मान के चलिए कि प्रश्न बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले विंध्यगिरी का इसी अगस्त में 17 अगस्त को जलावतरण किसने किया था? तो राष्ट्रपति जी महोदया ने किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। और इसका महेंद्रगिरी का जलावतरण कौन करेगा 1 सितंबर को? तो वो करेंगे जगदीप धनखड़ जी। अब अगर मेरे माइंडसेट से क्वेश्चन बने तो मैं इसको स्टेटमेंट वाइज बना दूंगा और युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण सितंबर माह में हुआ है और इसका जलावतरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 कर दूंगा कि INS विंध्यगिरी का जलावतरण भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा सितंबर माह में किया गया है। तो अब आप देखिए सामने ही आपके ये प्रश्न मैंने बना दिया स्टेटमेंट वाले, और बड़ा ही मिलता जुलता है, क्योंकि आप मोटा माटी सतही तौर पे अगर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो सतही तौर पे सिर्फ आप इतना कर लेंगे कि याद कर लेंगे कि हाँ ये 2 जहाज़ हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत जिनका अभी अगस्त और सितंबर के आगे पीछे हुआ है। लेकिन इस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। और बाकी उन लोगों पर भी मैं भला कर दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करंट बनाते हैं, अब ये करंट वो दे देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपके लायक लगता है, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें प्लान करके रखी हैं। आपको बहुत से क्लासेस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम बढ़िया ही होंगे, कि आप उस वीडियोज़ को देख करके, उन वीडियोज़ को आप परीक्षा हॉल से मुस्कुराते हुए निकलोगे कि सब कुछ अपनी ग्रिप में था। तो चलिए देख लेते हैं। और इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार भी शामिल होंगे। और अभी नौसेना को हस्तांतरित करने से पहले इसका नाम रखा रहेगा यार्ड 12654। इसके बारे में और देख लेते हैं। इसके बारे में क्या, जो अभी मैंने बताया आपको कि विंध्यगिरी, तो इस युद्धपोत से पहले 17 अगस्त 2023 को 6वें युद्धपोत विंध्यगिरी, अब इसको INS विंध्यगिरी बोलिए, तो विंध्यगिरी का कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स GRSE द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में जलावतरण हुआ था। और एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। कैसे? ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, प्रश्न आप बनाइएगा कि प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा के तहत 4 युद्धपोत MDL बना रहा है, MDL यानी कि मझगांवा डकयार्ड लिमिटेड, और 3 युद्धपोत GRSE बना रहा है। ठीक है, GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। तो ये भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है। तो ये हो गया आपका। अगला देखते हैं, गीतिका श्रीवास्तव क्यों चर्चा में रही? गीतिका श्रीवास्तव भारतीय विदेश सेवा की वर्ष 2005 की अधिकारी हैं और पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। तो इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई कि सर आपने इसको करंट के वीडियो में डाल दिया। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप एक शब्द को ध्यान दीजिए, प्रभारी होंगी। और अभी तक क्या होता था? राजदूत होते थे, एम्बेसडर होते थे जो पाकिस्तान में जाते थे। तो ये एम्बेसडर शब्द अब हट गया है, अब ये प्रभारी बोला जाता है। और तथ्य विशेष में मैंने उसी घटनाक्रम को रख दिया है कि जब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा हटाया गया, 370 क्या विशेष प्रावधान हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो उस समय पाकिस्तान में भी बड़ा तनाव हुआ। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों का दर्जा घटा दिया था। उसके बाद से इस्लामाबाद और दिल्ली में पाकिस्तानी और भारतीय उच्चायोग तो रहे,
लेकिन दूतावास तो रहे, लेकिन दूतावासों में अब राजदूत नहीं नियुक्त किए जाते हैं बल्कि प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं। वो उनके भी, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी दूतावास है उसमें भी वो पाकिस्तान के प्रभारी आते हैं और हमारे यहाँ से भी अब प्रभारी जाते हैं, ना कि राजदूत जाते हैं। तो प्रभारी शब्द आप एवं ही तैयारी कर रहे हैं अगर इस परीक्षाओं की, तो कहीं बोल भी मत दीजिएगा कि राजदूत इंटरव्यू या कहीं भी कि राजदूत वहाँ पर नियुक्त हुए हैं, प्रभारी नियुक्त हुए हैं। अंतर ये मैंने शब्द में समझा दिया। एक और कीर्तिमान महिला एशियाई हॉकी में महिला हॉकी टीम ने भारत की महिलाओं ने दर्ज किया है, तो उसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है। बाकी अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो ये सोच रहे होंगे कि जो अभी गेम हुए कि नीरज चोपड़ा का इतना बखान किया जा रहा है और उसके बारे में तो कुछ यहाँ बताया ही नहीं जा रहा है। तो आप मेरा कल का वीडियो जाके देखिएगा जो पिछले दिन का है, उसमें कल ही जो 27 तारीख को ही गेम ख़त्म हुआ है और उसके बाद भारत का पदक तालिका में स्थान, नीरज चोपड़ा का योगदान, अपने 400 मीटर रिले रेस के टीम का एक एक सदस्य का नाम, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखें उसे। तो आपकी ये मन की शंका ख़त्म हो जाएगी कि न्यूज़पेपर से ही बन रहा है तो उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इनकी भी चर्चा होगी, क्योंकि गावस्कर साहब ने आज न्यूज़पेपर में आया है कि भारत जो है खेल राष्ट्र बन जाएगा। और अच्छा भी है और बढ़िया भी है कि यहाँ के युवा खेल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि खेल ही नहीं है, वो एक अनुशासन है, एक अनुशासित ज़िंदगी है। तो युवा पीढ़ी, जो कि प्रधानमंत्री जी दो विकसित राष्ट्र की बात कर चुके हैं, तो युवा पीढ़ी के ही कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। एक अनुशासित जीवन के तहत, एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ, एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ यही युवा पीढ़ी 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। तो सुनील गावस्कर जो भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और आज भी जो है एक विशेषज्ञ के तौर पे जाने जाते हैं, उनका स्टेटमेंट आ जाया था कि आने वाले समय में भारत खेल राष्ट्र हो जाएगा और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो 28 अगस्त 2023 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने 7-2 के अंक से थाईलैंड को हराकर पहली बार महिला एशियाई हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जो विश्व कप होने वाला है जनवरी 2024 में, उसके लिए एक क्वालिफाइंग मैच था। तो यहाँ पर थाईलैंड की टीम को हराकर पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मरियाना कुजरू और ज्योति ने 2-2 गोल दागे, जिससे मैच में थाईलैंड के खिलाफ दागे, जिससे मैच में हमें लीड मिल गई। और महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, तो नवजोत कौर हैं। और महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कब होगा, तो 24 से 27 जनवरी 2024 में मस्कट में होगा। हो सकता है ये करंट आपको उस समय पढ़ाया जाए या फिर बाद में अभी बताया जाए, मैंने आज ही बता दिया कि 24 से 27 जनवरी 2024 में मस्कट में होगा। आ जाते हैं आदित्य L1। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों जो है यहाँ पर रखी गई सबसे आखिर में। तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि आप लिंक में जाइए, आप लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए। इसके बारे में ही डिटेल में बातें मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। यहाँ पर जो डेट दी गई है अभी इसरो की तरफ से लॉन्चिंग की, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर 2023 को दिन में 11:50 पर। और एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप इसरो की गैलरी से लॉन्चिंग देखना चाहते हैं तो इसरो की साइट पर जाके अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं लाइव। तो ये इन्फॉर्मेशन कोस जीएस का प्रश्न नहीं था, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने यहाँ पर बोल के आपको बता दी। तो ये कब होगा लॉन्चिंग, तो ये 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर होगा। और आदित्य L1 को PSLV C-57 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। और L1 बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने लगेंगे। लॉन्ग रेंज पॉइंट मैंने कल के ही वीडियो में पूरी तरह से उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। लॉन्ग रेंज बिंदु क्या है, तो जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार आए हैं वीडियो पे, वो जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके देखें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको करंट की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो।
आगे जाते हैं। ई-1 पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में प्रश्न बनेगा और मुझे उम्मीद है कि ये यूपीएससी में भी बन सकता है। एक अच्छी पहल है और लगभग मैं चाहता हूँ कि इसको हर स्टेट भी फॉलो करे। इस तरीके से मिलता जुलता मैं नहीं कहूँगा कि ये सब यही करने लगे। तो ई-1 पोर्टल है किसका? तो ये केंद्र का नहीं बल्कि दिल्ली राज्य सरकार का है। और दिल्ली राज्य सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने 7वें वन महोत्सव में ई-1 पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के द्वारा होगा क्या? तो वन क्षेत्र पर कब्जा करने वालों तथा वन क्षेत्र की ज़मीन की फर्जी तरीके से बिक्री को रोका जा सकेगा। कि यानी अब इस पोर्टल पे जा कर के एक आम आदमी भी एक एरिया के बारे में जान सकता है कि कितना फॉरेस्ट एरिया हमारे पास है, और उस एरिया में अगर किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली है या ज़मीन खरीद ली है तो जाहिर सी बात है कि सारा डेटा ऑनलाइन होने की वजह से उसको पता चलेगा। तो एक आम इंसान भी वन क्षेत्र को बचाने के लिए जागरूक रह सकता है कि ये पोर्टल में तो ये एरिया एक्वायर दिखाया जा रहा है, इसकी रजिस्ट्री हुई है, तो उस पर वो एक्शन के लिए गवर्नमेंट को बोल सकता है। और गवर्नमेंट खुद भी उस पोर्टल के माध्यम से जांच करती रहेगी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फॉरेस्ट एरिया में जाकर के अवैध अतिक्रमण हो रहा हो। तो बहुत बढ़िया पहल है ये दिल्ली राज्य सरकार की। इस पोर्टल से और भी जानकारियां प्राप्त होंगी, तो देख लेते हैं और क्या क्या जानकारियां प्राप्त होंगी। तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र के बारे में भी जान सकते हैं। वे सभी क्षेत्र जहां पेड़ काटने की अनुमति दी गई है, आप जान सकते हैं कि आप जा रहे हैं रास्ते में, आपने देख लिया दिल्ली क्षेत्र में कि कहीं वन पेड़ों की कटाई हो रही है बड़े बृहद स्तर पे, आप तुरंत इस पोर्टल पे जाएं, आप देखें कि हाँ यहाँ अनुमति है या नहीं है। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टल के यही फ़ायदे होते हैं। और सभी क्षेत्र जहाँ वृक्षारोपण और वन आरोपण प्रस्तावित है उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी आपको। और सभी क्षेत्र जहाँ हरित निकायों के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है उनकी भी जानकारी मिलती रहेगी। और स्थान के आधार पर गैर वानिकी कार्यों के लिए आवश्यक अनुमति, कि आपको किसी फॉरेस्ट एरिया में अगर आपको लगता है कि कुछ निर्माण कार्य हो रहा है तो उस पोर्टल के माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये निर्माण कार्य गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है या ऐसे ही हो रहा है। तो ये पोर्टल का फ़ायदा है। और मृदा नमी संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से। भारतीय वन राज्य रपट के अनुसार हरित आवरण की भी व्यवस्था की जाएगी कि ग्रीनरी को और कितना बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन पे ही बहुत सी वीडियोज़ जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो वो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोस मिलती जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और जिन तक आपने शेयर नहीं किया है, जो वाकई करंट की एक अच्छी क्लास ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़पेपर से आप तक पहुंचाई जा रही इन्फॉर्मेशन की परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो उन तक भी शेयर करें और लाइक करें। और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं सुधार कर सकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।